गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 को। चैप्टर नंबर 15 की अभी तक मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका नाम है DBMS। DBMS में हमने देखा कि डेटाबेस को कैसे मैनेज किया जाता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग रिलेशन का यूज़ करते हैं और रिलेशन को हम टेबल कहते हैं। एक रिलेशन के अंदर कई सारी रो होती है और कई सारे कॉलम्स भी होते हैं। यहाँ हमने देखा कि जब हमें एक बहुत बड़े डेटा से डील करनी होती है, जब हम किसी कंपनी के या किसी इंडस्ट्रीज़ के डेटा को मैनेज करते हैं, उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग DBMS जैसे कि कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और DBMS में 4 टाइप के मॉडल या 4 टाइप के DBMS हमने देखे, जिसमें से 3 के बारे में आपकी क्लास 12th में दिया गया है। फर्स्ट जो है वो है नेविगेशनल DBMS, सेकंड जो है वो है रिलेशनल DBMS और थर्ड जो है हमारा वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि जो हम अब RDBMS की बात करते हैं, तो RDBMS में हमारा एक टाइप का सॉफ्टवेयर जो हमें इस बार सिलेबस में कंप्लीट करना है वो है SQL DBMS। SQL DBMS यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज DBMS। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज DBMS में हम अलग अलग टाइप के क्यूरी का यूज़ करते हुए डेटा से डील करते हैं, जैसे DML क्यूरी, इसके साथ साथ हम DDL क्यूरी, DTL क्यूरी, डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज DTCL और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन। सो बेसिकली हम 4 टाइप की क्यूरी को यूज़ करते हैं SQL में, जो मैंने आपको बताई होगी। अभी तक हमने जो स्टडी किया उसमें DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और फोर्थ वन जो है वो है DTCL डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम अलग अलग क्यूरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। तो हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और साथ ही साथ हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है DBMS का वो है हमारा नेविगेशन DBMS, मतलब नेविगेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो हम SQL पढ़ेंगे तो SQL में भी हमने आपको बताया कि DTL, DCL, DML ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेटा इंटीग्रिटी। आप इन सारी SQL कमांड का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताई DTL, DCL, DML, इनका यूज़ करते हुए आप एक टेबल को बनाते हैं, जिस टेबल के अंदर आपको रिकॉर्ड को रखना है। जैसे मैंने माना एक टेबल मेरे पास है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम की टेबल के अंदर मेरे पास यहाँ पर होगा सीरियल नंबर, उसके बाद होगा नेम और थर्ड जो कॉलम होगा वो होगा रोल नंबर। इस तरीके से मेरे पास 3 कॉलम है। इस कॉलम सहित ये टेबल बनाना, ये फर्स्ट काम हमारा क्रिएट टेबल में हुआ। टेबल बनाने के बाद आपका दूसरा काम होता है उसमें डेटा को रखना, डेटा को इंसर्ट करना। डेटा को इंसर्ट करना हमने 11th में सीखा होगा। एक टेबल में जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उस टेबल के अंदर यूनिक डेटा होना चाहिए, यानी कि आपका डेटा कैसा होना चाहिए यूनिक, यानी कि अगर कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड वहाँ नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि एक यूनिक रिकॉर्ड हमारी टेबल में इंसर्ट हो, या जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में हो, उसके बेसिस पर हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम होता है डेटा इंटीग्रिटी। यहाँ से हमको आज पढ़ना है कि टेबल तो हम बना लेंगे, डेटा को तो हम रख लेंगे, लेकिन डेटा किस टाइप का होना चाहिए, इसको लेकर जो हमारे पास ऑप्शन है वो डेटा इंटीग्रिटी में आता है। पहले हम 2 टाइप से डेटा को की इंटीग्रिटी डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम लेवल पे, कॉलम जो हम बताएं ये सीरियल नंबर, नेम, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। फर्स्ट हम कॉलम बेसिस पे भी डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और सेकेंड है आप क्या करेंगे, इसके बाद में रो लेवल पर भी आप डेटा के कंस्ट्रेंट डिसाइड कर सकते हैं टेबल लेवल पे। पहला जो हमारे पास कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स हैं, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं और टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं, ये हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला ये है कि ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि उस कॉलम में वही डेटा आएगा, वही लिमिट देगा, वही डेटा उस टेबल के अंदर आएगा, उस कॉलम के अंदर आएगा। अगर मैंने डिसाइड कर दिया कि इस कॉलम के अंदर ये, जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर इस कॉलम का नाम है,
तो यहाँ पर ये डिसाइड हो जाएगा कि मोबाइल नंबर जो है वो आपका 10 डिजिट का ही होना चाहिए। अगर 10 डिजिट से कम का होगा तो ये डेटा को रिकॉर्ड करने ही नहीं देगा। आपको अलर्ट मैसेज देगा कि रॉन्ग डेटा आपने इंसर्ट कर दिया है या आपको कौन सा डेटा इंसर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम डेटा इंटीग्रिटी डिसाइड कर रहे हैं एक कॉलम पे कि इस कॉलम में किस तरीके का डेटा आना चाहिए। सो ये जो कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स, नियम या शर्तें। हम कॉलम लेवल पर नियम रखते हैं या कॉलम लेवल पर शर्तें रखते हैं कि हम इस टेबल के अंदर, इस कॉलम के अंदर किस टाइप का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। सो पहला जो इसमें कंस्ट्रेंट्स है, फर्स्ट वो है डोमेन कंस्ट्रेंट, सेकंड जो है वो है नॉट नल, और थर्ड जो कंस्ट्रेंट है वो है यूनिक की। ये तीनों की तीनों हमारे कॉलम लेवल पे लगने वाले कंस्ट्रेंट्स हैं। क्लियर? सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट किसको कहते हैं और ये किस तरीके से लगाए जाते हैं। जो हमारे डोमेन कंस्ट्रेंट होते हैं वो एट्रीब्यूट पे लगते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी, कॉलम बोला जाए या एट्रीब्यूट बोला जाए या तो फील्ड बोला जाए, तीनों का मतलब एक ही होता है। फील्ड भी वही होती है, एट्रीब्यूट भी वही होता है और कॉलम भी वही होता है। सो कॉलम लेवल पे या एट्रीब्यूट लेवल पे जो लगाया जाता है वो डोमेन कंस्ट्रेंट्स है। सो एवरी एट्रीब्यूट हैज़ अ सेट ऑफ वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड डोमेन, डोमेन भी कहते हैं उसे। एग्जाम्पल के लिए एट्रीब्यूट रोल नंबर, हमने एक जो कॉलम लिया, जो हमने एक एट्रीब्यूट लिया, वो ब्लॉक क्या है हमारा रोल नंबर है, सेट ऑफ वैल्यू रेंज फ्रॉम 00 to 999। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक जो रोल नंबर वाला कॉलम है उसमें हमने डिसाइड किया कि कोई भी रोल नंबर 000 से स्टार्ट हो सकता है या तो वो मैक्सिमम 999 तक हो सकता है। अगर किसी का रोल नंबर 4 डिजिट का होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ 0 से यहाँ तक ही दी है। तो डोमेन कंस्ट्रेंट बताता है कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज ब्लॉक के अंदर आ सकती है। इसके बाद में हमने देखा नॉट नल। नॉट नल ये बोलता है कि कोई भी ब्लॉक खाली नहीं होगा। जैसे कि हमने एक कॉलम लिया नेम, तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम देना ज़रूरी है। आप ऐसा करें कि नाम नहीं दें और उसके सामने उसका रोल नंबर चढ़ा दें, या इसके नाम दिए बिना आप उसके आगे उसका मोबाइल नंबर लिख दें, तो हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि ये जो मोबाइल नंबर है वो किस बच्चे का है। अगर आप नाम लिखेंगे और उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे तो वो सभी को समझ में आएगा कि किसका रोल नंबर है, किसका नाम है। सो नॉट नल कहता है कि वो ब्लॉक नल यानी खाली नहीं होना चाहिए। एम्प्टी, नल और ब्लैंक, ये तीनों बात एक ही है। अगर कहीं नल लिखा है या कहीं ब्लैंक लिखा है या कहीं एम्प्टी लिखा है, EMPTY, इन तीनों से तात्पर्य एक ही है कि वो ब्लॉक हमारा खाली नहीं होना चाहिए, तो हम उसे नॉट नल कहते हैं। इसके बाद में यूनिक की। यूनिक की ये बोलती है कि उस कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपने किसी बच्चे का नाम दिया A और दोबारा आपने एक बच्चे का नाम दिया A, तो ये आपको बोलेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चलेगी। सो यूनिक की ये डिसाइड करता है कि उस कॉलम में क्या होगा, यूनिक की होगी। क्लियर? तो ये जो 3 टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं, जो बोलता है कि ब्लॉक कभी खाली नहीं होगा, ब्लॉक के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, या तो फिर अगर ब्लॉक में वैल्यू होगी तो वो 000 से 999 के बीच में। ज़रूरी नहीं कि 0 से 999 तक ले, हम कुछ भी क्राइटेरिया रख सकते हैं, लेकिन उस क्राइटेरिया के अंदर ही वैल्यू होना चाहिए, उससे बाहर कभी भी वैल्यू आपकी नहीं होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, डोमेन कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि टेबल लेवल, आज हमें देखना है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाए जाते हैं। सो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 2 टाइप से बेसिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्राइमरी की और कंपोजिट की। लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा टेबल की बात करनी होती है, जब हम एक यूनिक टेबल पे बात करेंगे तो उसमें प्राइमरी की और कंपोजिट की का यूज़ किया जाता है। बट आपके पास जब एक से ज़्यादा टेबल होती है, मोर देन 1 टेबल होती है, तब आपको फॉरेन की का कंसेप्ट याद रखना होता है। तो हम टेबल लेवल कंस्ट्रेंट को बेसिकली 2 टाइप में बांट सकते हैं कि जब हम सिंगल टेबल पे कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे तो आप या तो प्राइमरी की लगाएंगे या तो कंपोजिट की। लेकिन आप यदि एक से ज़्यादा टेबल पे कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे तब आपको कंपलसरी फॉरेन की का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास टेबल लेवल कंस्ट्रेंट जैसा यहाँ 3 दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्राइमरी की, सेकंड है कंपोजिट की और थर्ड है हमारा फॉरेन की। इन 3 टाइप के कंस्ट्रेंट्स को हम अपनी टेबल पर लगा सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है प्राइमरी की।
दिस इज़ द कंस्ट्रेंट, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। जब हम प्राइमरी दो जो हमने कॉलम लेवल पे लगाई थी उन दो कंस्ट्रेंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास जो नया जब दो कंडीशन दे दी, मतलब कोई भी ब्लॉक खाली भी नहीं होगा, साथ ही साथ उसमें कोई डबल वैल्यू भी नहीं होगी, तो ये दोनों मिला के हमारा प्राइमरी की बना है। तो प्राइमरी की किस किस का कॉम्बिनेशन है? यूएन का, यूनिक की और नॉट नल की का। जब आपके पास कोई भी टेबल ऐसी होगी जिस टेबल के अंदर कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, ना तो कोई ब्लॉक खाली है, जब सारे ब्लॉक फिल है और सारे ब्लॉक फिल है और किसी भी ब्लॉक में डुप्लीकेट डेटा नहीं है, इसका मतलब है कि उस टेबल को हम प्राइमरी की या उस कॉलम को हम प्राइमरी कॉलम कह सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन, प्राइमरी की किसे कहते हैं? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक की एंड रेस्ट्रिक्ट टू इंसर्ट नल एंड डुप्लीकेट वैल्यू टू द कॉलम फिल्ड ऑन इट। जो भी कॉलम उसके अंदर होंगे, उस टेबल के अंदर जो भी कॉलम होंगे, उन कॉलम्स के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं। डुप्लीकेट का मतलब है कि जैसा मैंने बताया, ए यहाँ लिख दिया और मैंने फिर से ए लिख दिया, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं लिखने देगा। साथ ही साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी ब्लॉक आपका क्या हो, खाली हो। आपका यहाँ पर प्रेजेंट हर एक ब्लॉक के अंदर डेटा होना ज़रूरी है। यहाँ अगर ये कोई ब्लॉक खाली रहता है तो ये भी गलत माना जाएगा, और यदि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता है तो वो भी गलत माना जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि प्राइमरी की हमारी नॉट नल और यूनिक की दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। क्लियर? इसके बाद में हमने देखा कि हमारे पास प्राइमरी की के अलावा सेकंड कौन सी की है? कंपोजिट की। अब हम देख लेते हैं कि कंपोजिट की क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू कंपोजिट की, दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी की विच इज़ फायर्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम। एक टेबल के अंदर आपके पास 3 टाइप के कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा। पहला कंस्ट्रेंट्स प्राइमरी की, सेकंड कंस्ट्रेंट्स कंपोजिट की और थर्ड कंस्ट्रेंट्स है आपका फॉरेन की। सो एक टेबल के अंदर आप अगर एक कॉलम पे नॉट नल प्लस यूनिक की का कंसेप्ट ऐड करते हैं तो वो कॉलम आपका प्राइमरी की कहलाएगा। क्लियर? प्राइमरी की क्या होगा? जब आप एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, ये कॉलम नंबर ए है, इस कॉलम नंबर ए पे आपने नॉट नल प्लस यूनिक, मतलब कोई भी खाली ब्लॉक नहीं होगा, प्लस सारे रिकॉर्ड आपके यूनिक होंगे, ये डिसाइड किया है, तो इसमें हम प्राइमरी की कहेंगे। लेकिन जब आप एक कॉलम से ज़्यादा दूसरे कॉलम पे भी, तीसरे कॉलम पे भी, मतलब एक कॉलम से ज़्यादा हो सकता है कि आप 2 पे, या हो सकता है कि आप 3 पे एक नॉट नल और यूनिक का कंसेप्ट लगाएं, तब उस केस में आपको कंपोजिट की का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कंपोजिट की क्या बोलता है। दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी की। ये भी प्राइमरी की तरह होता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम पे यूज़ किया जाता है, जिसमें कि एक कॉलम नहीं, एक से ज़्यादा कॉलम पे रूल को सेट किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? कंपोजिट की। क्लियर? इसके बाद थर्ड है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की को हम रेफरेंस की या रेफरेंडम की भी बोलते हैं, या रेफरेंशियल की भी कहते हैं। सो फॉरेन की, रेफरेंस की और रेफरेंशियल की तीनों एक ही बात है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी प्राइमरी की प्लस कंपोजिट की, ये दोनों की आपकी एक ही टेबल पे लगती है। बट जब हम फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन की एक से ज़्यादा टेबल पे लगाई जाती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेबल्स पे यूज़ की जाती है। फॉरेन की जैसा कि डेफिनेशन दी गई है, फॉरेन की डिफाइन द रिलेशन अमॉन्ग दी टेबल्स। 2 टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, इसे कौन डिसाइड करेगा? फॉरेन की डिफाइंस द रिलेशन अमॉन्ग दी टेबल्स। दिस में बी फायर्ड ऑन अ सिंगल और मोर देन, दिस कैन बी फायर्ड ऑन अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ कॉलम हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ सेम और अदर टेबल्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम रेफरेंस की। ठीक है, तो फॉरेन की 2 टेबल्स के बीच में रिलेशन को बताती है। फॉरेन की का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉलम के बीच में डेटा, जैसे मान लीजिए 2 टेबल हैं आपकी, टेबल नंबर स्टूडेंट और टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 लिख देते हैं। वेट, हमारे पास 2 टेबल्स हैं, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 में 2 कॉलम है, सीरियल नंबर और नेम।
ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 कॉलम है, सीरियल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। सो सीरियल नंबर 1 2, सीरियल नंबर 1 2। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग होंगे और यहाँ पर नेम भी अलग अलग होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों टेबल में एक कॉलम सेम है, वो है इनका सीरियल नंबर। या तो यहाँ पे एक कॉलम ऐसा होता जैसे नेम, मान लीजिए यहाँ नेम है तो यहाँ भी नेम होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास 2 टेबल हैं और उन टेबल पे आप फॉरेन की का कंसेप्ट लगाना चाहते हैं, तो आपके पास दोनों टेबल में कोई एक कॉलम, क्या बोला मैंने, कोई एक कॉलम क्या होगा, समान होगा। एक कॉलम शुड बी सेम, 1 कॉलम शुड बी सेम। दोनों टेबल के अंदर अगर आप लगाना चाहते हैं फॉरेन की का कंसेप्ट, अगर आप फॉरेन की का कंसेप्ट लगाना चाहते हैं तो आपको दोनों टेबल के अंदर एटलीस्ट 1 कॉलम को सेम रखना होगा, एटलीस्ट 1 कॉलम को सेम रखना होगा, चाहे उनके नेम सेम हो, रोल नंबर सेम हो या आईडी नंबर सेम हो। ये सारा हमारा फॉरेन की के अंदर आता है। चलो अब यहाँ फॉरेन की के स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं, ये आपको रीड कर लेना है। स्ट्रक्चर किस तरीके से, यहाँ पे कंपोजिट की का भी दिया है, वो भी देख लेना है। देन लास्ट जो यहाँ पर एक और की लिखी हुई है वो है कैंडिडेट की और अल्टरनेट की। शुड बी रिमेंबर दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। प्राइमरी की और प्लस फॉरेन की, फॉरेन की और प्राइमरी की सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और कंपोजिट की भी ऑप्शन में है, ये भी पूछी जाती है। सो आपको ये पांचों की को इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अच्छे से कर लेना है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहा है अब तक। हम देखते हैं कैंडिडेट की और अल्टरनेट की किसे कहते हैं। आपने बोला कि एक टेबल ली और इस टेबल के अंदर हमने एक सीरियल नंबर को प्राइमरी की दे दिया, आपने इसे तो प्राइमरी की दे दिया, लेकिन इसके बाद में भी कुछ कॉलम है, आपने इसको पहले वाले कॉलम को क्या दे दिया, प्राइमरी की। कि पहले वाला कॉलम कभी भी सीरियल नंबर, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 लिखा फिर डायरेक्ट 3 लिख दिया, या 1 लिखा फिर एक लाइन छोड़ के आपने 2 लिख दिया, ऐसा कभी नहीं होता। सीरियल नंबर का मतलब ही होता है कि आप लाइन से 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। तो आपने इसे प्राइमरी की दिया और इसको यूनिक की दिया, नॉट नल दिया, इसीलिए तो ये ऐसा है कि इसके अंदर आपको सीरियल वाइज नंबर देना पड़ते हैं। सो आपने एक को कॉलम को तो प्राइमरी की बना दिया, लेकिन उसे प्राइमरी की बनाने के बाद भी कुछ कॉलम उसके साथ अटैच होते हैं, तो जो बचे हुए कॉलम रहते हैं उसे हम अल्टरनेट की या कैंडिडेट की कहते हैं। समझ आया। एक टेबल में जब हम एक कॉलम को प्राइमरी की डिसाइड कर देते हैं, एक कॉलम को हम यूनिक की डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद बचे हुए बाकी के कॉलम हमारे कैंडिडेट की या अल्टरनेट की कहलाते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करते हैं। इन टेबल एनी कॉलम कैन बी कंसिडर्ड एज अ कैंडिडेट की और अल्टरनेट की विच हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। सो इट इज़ इन अ टेबल एनी कॉलम कैन बी कंसिडर, किसी भी कॉलम को हम कंसिडर कर सकते हैं कैसा, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की, विच हैज़, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है कैसी, नॉट नल और यूनिक की। मतलब अगर वो प्राइमरी की जैसा ही दिखता है, अभी एक को तो हमने प्राइमरी की बना दिया, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे बचे हुए कॉलम है वो क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की कहलाएंगे, यदि उनके अंदर वैसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि प्राइमरी की में होती है। प्राइमरी की में कैसी होती है कि आपका डेटा यूनिक होगा, प्लस यूनिक होने के साथ साथ नॉट नल होगा। यदि प्राइमरी की जैसी क्वालिटी किसी और कॉलम में पाई जाती है तो हम उसे कैंडिडेट की या अल्टरनेट की कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि कॉमनली कौन कौन से DBMS का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली अवेलेबल DBMS, सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं वो पहला है ओरेकल, फर्स्ट है ओरेकल। आपसे ये नाम भी पूछे गए हैं कि राइट द नेम ऑफ मोस्टली यूज्ड DBMS। सो मोस्टली यूज़ होने वाले हैं ओरेकल। ओरेकल क्या है, द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरेकल बैकएंड सॉफ्टवेयर इज़ गिवन इन द नेक्स्ट यूनिट। आपको अगले यूनिट में ओरेकल के बारे में और डीप में डिफाइन किया गया है, पर हम इतना समझ लेते हैं कि जो DBMS है, DBMS के लिए, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपने कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे, उनमें से पहला सॉफ्टवेयर है ओरेकल। जैसे कि आप क्या जानते हो कि मुझे मैसेज करना है, तो मैसेज करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन है, तो आप मैसेज करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करोगे, या तो व्हाट्सएप यूज़ करोगे, या तो आप ट्विटर यूज़ करोगे, या तो आप
इंस्टाग्राम यूज़ करोगे। तो आपने 3 नाम बता दिए जो एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, एप्लीकेशंस है ना, जो ऐप आप यूज़ करते हो, किस लिए यूज़ करते हो इन ऐप्स को। हम इन सारी ऐप्स का यूज़ करके हम मैसेज कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो मैसेज करने के लिए जो एप्लीकेशंस है उनके नाम ये है। वैसे कि वैसे हमें क्या करना है, अभी DBMS करना है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेज करना है। डेटाबेस मैनेज करने के लिए जो एप्लीकेशंस है या जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें से पहला है ओरेकल। ठीक है, अब समझ में आया ओरेकल क्या है। सेकंड क्या है, MySQL। थर्ड क्या है हमारे पास, उसके बाद SQL। उसके बाद में और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास आए हैं, MSQL, DB2, SBase। तो इसके बाद में हमने DB ले लिया, डेटाबेस 2, DB2। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आया MySQL। सो ये सारे नाम जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे नाम हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, ये सारे नाम हमारे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली अवेलेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कॉमनली जो एप्लीकेशन है जो डेटाबेस मैनेजमेंट करती है उनके नाम बताओ। तो पहली हमने बोली ओरेकल, दूसरी MySQL सर्वर, थर्ड जो हमारे पास है वो यहाँ पे DB2 है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है MySQL के बाद में हमारे पास है साइबेस है ना। उसके बाद में हमारे पास है इनग्रेस। ये पाँचों छः सॉफ्टवेयर आपको आपके सिलेबस में दिस ईयर मतलब इस साल हैं। सो हमें ये सब एक एक करके पढ़ना है। इन सब में ये डिटेल्स दी गई है कि कब हमने किस सॉफ्टवेयर को बनाया था। जैसा कि हमने फर्स्ट को रीड करना शुरू किया और इसमें बताया गया है कि इसके बारे में आपको और ज़्यादा स्टडी करनी है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में करनी है, ओरेकल में क्या क्या होता है। सो हम पहले MySQL सर्वर के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि MySQL सर्वर क्या है। MySQL या MS SQL सर्वर, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। आपने अभी तक अगर कोई एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कंप्यूटर में चलाई होगी तो आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये कई सारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है MS SQL सर्वर। सो MS SQL मतलब MS का मतलब समझ में आ गया आपको, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। MS SQL सर्वर इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये किसने दिया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दिया है। इट सपोर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को। द मोस्ट कॉमन डेटाबेस लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड इन डेटाबेस बिजनेस फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज डेटाबेस। छोटे से लेकर मीडियम साइज़ के डेटा को, बिल्कुल छोटे से लेकर मीडियम साइज़ के डेटा को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, MS SQL सर्वर का यूज़ करते हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दिया था। द कोड बेस्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, जो कोडिंग चलती है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के लिए, वो वर्जन है 7.0। इज ओरिजिनेटेड इन साइबेस SQL सर्वर। इसको बनाया कहाँ गया था, साइबेस SQL सर्वर पर बनाया गया था। एंड वॉज माइक्रोसॉफ्ट एंट्री टू बी इंटरप्राइज लेवल बेस्ड मार्केट कॉमनली अगेंस्ट ओरेकल, IBM एंड साइबेस। जो 3 कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बताए गए जो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करती है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप IP को स्टडी कर रहे हैं कि 3 बड़ी बड़ी कंपनियाँ कौन सी हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करती हैं। तो उनमें से पहली बताई मैंने ओरेकल, दूसरी है हमारे पास IBM और थर्ड जो हमारे पास है वो साइबेस। ये तीनों कंपनियां हैं, साइबेस, ओरेकल और IBM, जो तीनों का काम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट का ये काम करती हैं। तो इन सभी के कंपटीशन में जो 4th कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट, MS जिसका नाम है। सो आपने यहाँ पे 4 डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी के नाम सुने, MS, साइबेस, ओरेकल और IBM। इन सभी में MS की जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, इसने इन तीनों कंपनियों को कंपटीशन दिया, वो है ओरेकल, IBM और साइबेस। द करंट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट, अभी जो करंट चल रहा है SQL का वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है वो 2005 और ये नवंबर 2005 में दिया गया था। इट्स लॉन्चिंग वॉज टुक प्लेस
अलॉन्गसाइड विजुअल स्टूडियो 2005 एंड बिस्टॉक सर्वर 2006। इसमें इसके साथ उन्होंने 2 लॉन्चिंग और की थी। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि MySQL सर्वर किसने बनाया, कब बनाया और इसके कौन कौन से वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रही लिस्ट ऑफ वर्जन्स ऑफ विंडोज़, कौन कौन से वर्जन उन्होंने लॉन्च करे वो सब यहाँ पे एक एक करके लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं DB2। DB2 को बनाया किसने था? डेटाबेस 2। DB2 का पूरा नाम है डेटाबेस 2। अब जैसा मैंने आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम बताएं, तो ये DB2 आपको IBM फैमिली ने, IBM फैमिली ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था। किसको? DB2 को। IBM कंपनी ने इसे लॉन्च किया था। मोस्ट ऑफन व्हेन people say DB2, it means they are referring to IBM flagship relational database management system। अगर कोई व्यक्ति DB2 बोलता है, इसका मतलब वो है कि IBM कंपनी की ब्रांडिंग कर रहा है। ठीक है, द नेम DB2 was first given to the database management system और DBMS in 1982। सबसे पहले DB2 कब लॉन्च हुआ था? 1982 में लॉन्च हुआ था। वेयर IBM रिलीज्ड SQL, जहाँ पर कि IBM ने SQL DS और DB2 और इट्स मैन्युफैक्चरर, मतलब ये DB2 बनाया गया था 1982 में, आप ये लिख सकते हैं। इसके पहले 1978 में इसके बारे में डिटेल्स दी गई थी। सो 1982 में, इसके बाद 1978 में इसकी डिटेल्स दी गई और उसको प्रॉपर लॉन्चिंग जो की गई थी वो प्रॉपर लॉन्चिंग हुई थी इसकी 1982 में। For many years, DB2 was exclusively available on IBM manufacturer. Later, IBM brought DB2। So, कई दिनों तक ये अवेलेबल रहा था, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल था, मतलब थोड़ा बहुत लोगों के पास अवेलेबल था, बट बाद में ये सभी के पास अवेलेबल होने लगा, जिसमें कि यूनिक्स और विंडोज़ सर्वर भी अवेलेबल थे। सो कहीं सारी डिटेल्स आपको यहाँ दी हुई है DB2 के बारे में। DB2 बेसिकली हमको क्या करना है, हम किसी भी यहाँ पर 4-5 सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ इतना लिखना है, इसको कब लॉन्च किया गया था, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था और इसके कौन कौन से वर्जन आपके पास लॉन्च हुए थे। तो इसके बारे में बात करें तो इन दिसंबर 2005 इसका एक और वर्जन आया था जिसका नाम है वाइपर। VIPER वाइपर एक वर्जन इसका लॉन्च हुआ था। इसके बाद में और भी वर्जन हुआ UDB करके वर्जन 9। तो हमें 3 चीज़ें लिखनी है। पहली, कौन सी कंपनी ने दिया था, कौन से सन में दिया था पहली बार, और उसके कौन कौन से वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है MySQL। MySQL is an SQL-based relational database management system that runs under a broad array of operating system. MySQL is frequently used by PHP and पर्ल स्क्रिप्ट। MySQL सबसे ज़्यादा PHP और पर्ल स्क्रिप्ट। PHP क्या है? एक लैंग्वेज है, जैसे जावा आपकी एक लैंग्वेज है कोडिंग की, वैसे PHP भी एक लैंग्वेज है। और पर्ल क्या है? पर्ल भी एक लैंग्वेज है जावा जैसी। अभी जैसे हमने HTML प्रोग्राम बनाया होगा, वैसे HTML प्रोग्राम जैसे PHP, जावा और पर्ल, ये सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम डिज़ाइनिंग करते हैं। उन डिज़ाइनिंग को सपोर्ट कौन करता है? MySQL। सो MySQL क्या है? सबसे ज़्यादा एक SQL बेस्ड लैंग्वेज है। जो MySQL है वो SQL के पर बेस्ड है। MySQL का पूरा नाम क्या होगा? आप ये लिखेंगे सबसे पहले, MySQL इज स्टैंड्स फॉर माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज विच इज़ बेस्ड ऑन SQL। और SQL किस पे बेस्ड है? SQL हमारा RDBMS पे बेस्ड है। अभी हमने देखा था कि DBMS हमारे कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। उसमें से जो सेकंड टाइप था वो था RDBMS, और RDBMS पर ही बनाया गया है SQL। RDBMS का यूज़ करके क्या बनाया गया है? SQL। और इस SQL का यूज़ करके क्या बनाया गया है? MySQL। और ये MySQL क्या करता है? जितनी भी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, PHP स्क्रिप्ट और पर्ल स्क्रिप्ट, इन सभी को सपोर्ट करता है MySQL। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास साइबेस। साइबेस क्या है? साइबेस इनकॉर्पोरेट इज़ अ पॉइनरी सॉफ्टवेयर कंपनी। ये जो साइबेस है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, स्पेशलाइजिंग इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस रिलेटिंग प्रोडक्ट। इसका मेन काम ही क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट करना और डेटाबेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना।
साइबर्स को सबसे साइबर इज़ कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू अडप्टिव सर्वर इंटरप्राइज। जितने भी सर्वर बनते हैं सर्वर इंटरप्राइजेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट हमें बताना है कि इसके कौन कौन से वर्जन है। तो इसके अनटाइल वर्जन है 4.9 वर्जन। इसके बाद में हमारे पास और भी वर्जन होंगे इसी के अंदर लिखे हुए, जैसे कि लिखा है साइबेस, यूनिक्स, लिनक्स, है ना। इसके अलावा ये वर्जन फॉर विंडोज़, ये सारे आए हुए, कौन कौन से वर्जन आए हुए हैं आप इसमें से देख लेंगे। और आगे लिखा है वेंडोर नेचुरल डेटा मूवमेंट सिस्टम। ये कई सारे आपको वर्जन इसके अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि साइबर्स बेसिकली काम ही क्या करता है, साइबर्स डेटाबेस मैनेजमेंट का ही काम करता है। तो साइबर्स इसको हम एसक्यूएल सर्वर पर काम करता है, बल्क डेटा को मैनेज करने का काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, स्मॉल डेटा से लेकर मीडियम डेटा तक मैनेज करता है, लेकिन साइबेस एक बहुत बड़े डेटा को, एंटरप्राइज के डेटा को मैनेज करने के लिए भी काम में आ जाता है। क्लियर। इसके बाद में हमारे पास है इंग्रीज है। इंग्रीज क्या होते हैं, एक मिनट, इंजर्स नहीं, इंग्रीज ही है, सॉरी, इंग्रीज क्या होते हैं। इंग्रीज इज अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर एसोसिएशन। इट रन्स अंडर अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सपोर्ट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्यूरी। ये भी इंग्रीज जो है वो भी एक RDBMS का ही टाइप है। जैसे हमने बोला SQL, MySQL, वैसे ही जो हमारा इंग्रीज है, इंग्रीज भी हमारा एक टाइप का RDBMS है। और ये भी जितनी भी इंटरप्राइजेज होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, उसके डेटा को मैनेज करने के लिए काम आता है और सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है, उनको सपोर्ट करता है। सो यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल है। यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है। और आपने जो यहाँ पर स्टडी किया उसको एक बार और वीडियोस को रिवाइज कर लेंगे ताकि हमको ये चैप्टर याद हो जाए। थैंक यू।